अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। भारतीय एयरबेस पठानकोट पर दहशतगर्द हमलों ने न सिर्फ नए साल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया बल्कि इस बात पर भी मोहर सब्त कर दी कि दहशतगर्द जब चाहें अमन की ख्वाहिश का कत्ल कर सकते हैं। लेकिन इस बार दोनों जानिब से मोहतात रवैये और बयानात ने सूरत हाल को संभाला दिया है। हॉटलाइन पर राबते किए गए, इसके साथ साथ जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी करवाई गई, सबूत फराहम किए गए। भारत के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने यह कहा कि पाकिस्तान ने पठानकोट पर हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है और फिलहाल पाकिस्तान के वादे पर एतबार न करने की कोई वजह नहीं है। इधर पाकिस्तान में वजीर आजम की जेर सदारत आज आला सतह के सिक्योरिटी इजलास में पठानकोट हमले की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान एक खुसूसी टीम भी भिजवाना चाह रही है ताकि भारत जाकर वहां से भी मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जाएं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से इब्तदाई तहकीकात के बाद कलअदम तंजीम जैश ए मोहम्मद के दफातर पर छापे मारे गए, दफातर सील किए गए। इत्तलात के मुताबिक कलअदम तंजीम के सरबराह मौलाना मसूद समेत मुताबिक साथी हिफाजती तहवील में है। भारत की जानिब से आला हुकूमती जराए इस खबर को एक अच्छी खबर और मुस्बत कदम कह रहे हैं। एक और अपडेट जो तेजी से इस वक्त हो रही है, क्योंकि दोनों जानिब से सेक्रेटरी खारजा मुज़ाकरात पर नजर रखी हुई है कि आया वो मुज़ाकरात होंगे या नहीं। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज और सेक्रेटरी खारजा जयशंकर की मुलाकात जारी है। कहा जा रहा है आधे घंटे बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। फैसला होने का इम्कान है सेक्रेटरी खारजा मुज़ाकरात पर। इसी मामले पर रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल रहेगा। पैनल में शामिल है लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार, हमारे साथ स्टूडियो में इम्तियाज आलम, कराची में मजहर अब्बास, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ बाबर सत्तार और शहजाद चौधरी साहब। आप सबके लिए आज का पहला सवाल, पाकिस्तान की कलअदम तंजीम जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई अमन अमल को बचाने के लिए क्या अब गेंद भारत के कोर्ट में है? आप इस बात से मुत्तफिक हैं तो हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं, इत्तेफाक नहीं करते तो नहीं का ऑप्शन लेंगे। हसन निसार साहब। देखिए, आज नहीं तो कल, आपको मेरे स्टांस का अंदाजा है, आज नहीं तो कल ये होना था, क्योंकि ये इनएविटेबल था, नागुज़ीर था। इट वाज रिटन ऑन द वॉल, ग्लोबल वॉल के ऊपर ये लिखा हुआ था। तफसीलात में जाना इसलिए मुमकिन नहीं कि इतने थोड़े वक्त में ये हो नहीं सकता। ताली दोनों हाथों से बचती है, दोनों हाथों के अपने अपने मसाइल हैं। सो भारत भी ऐसे ही बिहेव करेगा, जिस पर दोनों मुल्क मुबारकबाद के, दोनों मुल्क की क़यादतें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। हसन साहब हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं? जी। शहजाद चौधरी साहब। हाँ जी, मैं समझता हूँ कि जो भारत का रवैया इस मरतबा रहा है बहुत जिम्मेदाराना था, रिस्ट्रेंट था। पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है और उसका नतीजा आज हम सुन भी रहे हैं और हमें खबरें भी मिल रही हैं। देखिए, अब मामला यहाँ तक पहुँचा जहाँ पर कि ये उम्मीद भारत को नहीं थी कि पाकिस्तान इस तरह एक्ट करेगा। अभी चंद ही कल परसों की बात है कि मैं उनके एक टेलीविजन प्रोग्राम पे था, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि कैसे मुमकिन, हम कैसे यकीन करेंगे कि पाकिस्तान फेयरली इन्वेस्टिगेट करेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि बदकिस्मती से फेयरनेस की जो डेफिनेशन है वो आप अपने पास रखना चाहते हैं, तो अगर आप जब तक पाकिस्तान पे एतमाद नहीं करेंगे उस वक्त तक फेयरनेस का तयन आपको कभी नजर नहीं आएगा। मेरा ख्याल है ये जो मामलात हुए हैं इससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ना चाहिए, ट्रस्ट बढ़ना चाहिए। अब दूसरा मसला आता है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है जिनको अगर अभी हिरासत में लिया गया है, क्या वाकई वो मुजरिम है? मुलजिम से मुजरिम का जो सफर है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। क्या भारत मौका देगा पाकिस्तान की टीम को कि वो जाके वहां पर वक़्वा की और बाकी इन्वेस्टिगेशन के साथ शामिल हो सके, उनको भी शामिल करके सारा मामला आगे चला सकें? हम पहले इन मकामात से पे जाके फिर वापस लौट चुके हैं, तो इसलिए भारत अगर इस दफा इस ब्रीच को भी, इसको भी ब्रीच कर देता है, इस हर्डल को भी ब्रीच कर लेता है, तो फिर मेरा ख्याल है वाकई भारत और पाकिस्तान के दरमियान में मामलात काफी बेहतर होने जा रहे हैं। आज की मीटिंग एक चौथी मीटिंग थी जो कि इस लेवल के ऊपर हुई है और बिल्कुल फैसला कुन मीटिंग थी जिसपे ये फैसले किए गए। बेशक लीड्स भारत से थी लेकिन काम सारा पाकिस्तान में हुआ है इसके ऊपर, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान इसके लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक है। पाकिस्तान का नया चेहरा, पाकिस्तान का रिवाइज चेहरा दुनिया को नजर आना चाहिए, भारत को भी नजर आना चाहिए और भारत को चाहिए कि उसको कबूल करे और अपने रवैयों को बदले। तीन चीजें लाजमी होंगी, भारत को अपना रवैया पाकिस्तान के बारे में बदलना पड़ेगा, दोनों को मिलके इसकी बिल्कुल जड़ तक पहुंचना पड़ेगा, और तीसरा उसके बाद ये करना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन का जो अमल है इसको मुकम्मल किया जाए। अगर वाकई इसमें कोई जूस रहता है और मिलके चलें तो मिल जाएगा, उस जगह तक भी पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि जी हाँ, आज जो गेंद भारत के कोर्ट में है। ठीक, इम्तियाज आलम साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नई शुरुआत हुई है
और मुंबई के हमले के बाद गालिबन दोनों मुल्कों ने सही नतीजा अखज़ किए हैं। और यही वजह है कि जो हमला हुआ पठानकोट पे, दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वो मुशावरत के और मावनत के और कोऑपरेशन के उसमें थे फेस में या सूरत में। और मुझे जो मालूम हुआ कि जो ही ये इतलात यहाँ पे आई तो यहाँ 2 दिन के अंदर उस पर काम शुरू हो गया था और ये लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। इतलात अब बाद में अब रिलीज़ की जा रही हैं और तफ्तीश का अमल काफ़ी आगे बढ़ा है। बल्कि मेरी इतला तो ये भी थी और है, अब भी मैं कंफर्म फिर करता हूँ कि हम उससे पहले, वाक़े से पहले भी पाकिस्तान और भारत इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे थे। यही वजह है कि आपने देखा कि जो मोदी हैं, वज़ीर आज़म का बयान जो है कि ये इंसानियत मुखालिफों ने हमला किया है, पाकिस्तान का जिक्र कहीं नहीं आया। वरना हिंदुस्तान में ये होता है कि जब ये होगा तो वाज़ेह तौर पर वो उंगली का इशारा करते रहे, कम अज़ कम कर सकते थे। उसकी वजह क्या है कि अब हमने सीख लिया है कि हमने दहशत गर्दों को अमन का अमल जो है वो ले उड़ने की अब हम इजाज़त नहीं देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये दूसरा मरहला है अब हमारी वॉर ऑन टेरर का, जिस पे हम दाखिल हो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की जो नई पॉलिसी है कि किसी भी तरह के ज़ीरो टॉलरेंस की, किसी भी तरह की दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका इजहार आज भरपूर तरीके से हमारी हुआ है क़यादत का। इससे बहुत अच्छा पैगाम दुनिया भर में गया है, भारत में गया है। यही वजह है कि जो भारत के होम मिनिस्टर है, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, मैं उनका बयान सुनकर बड़ा हैरान हो रहा था कि यही इनकी बातें पहले भी सुनता था, बड़ी खौफनाक बातें करते थे, लेकिन बहुत आज मुस्बत उन्होंने बातें की। और मैं समझता हूँ कि अब सेक्रेटरीज की मुलाकात होगी और उसमें अब कोई रुकावट रह नहीं गई। अब अगर ये तफ्तीश के लिए भारत राजी होगा, मेरा ख्याल हो जाएगा, पठानकोट में हमारी टीम जाएगी। एक और हम एक स्टेप लेने जाएंगे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का, और ये चाहिए दोनों मुल्कों को कि ये इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप कर ले। मैं समझता हूँ कि बाल आगे गई है भारत के कोर्ट में। जी, भारत अगर रिस्पॉन्ड कर देगा कि आ जाए तफ्तीश में, तो सेक्रेटरी लेवल की मुलाकात तो तय हो गई है मेरा ख्याल में, उसका ऐलान भी हो जाएगा। आपने नबी दे दिया, आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। अगर तो ये मामला है आज की इस मीटिंग के जवाब में, तो उनका आज जवाब आ जाएगा। सेक्रेटरीज की मीटिंग होने जा रही है, अगला मरहला आएगा कि तफ्तीश में दोनों मुल्क मिलकर तो हाँ का ऑप्शन ये है। हाँ, ऐसे समझ ले। मजहर अब्बास साहब, अगर गेंद भारत के कोर्ट में है तो क्या मजीद मुतालिबात भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए आ सकते हैं? साथ ही सवाल का जवाब। देखिए, असल चीज अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं। मसला ये है कि हिफाजती तहवील में लेने का मतलब ना उनको अक्यूज डिक्लेयर करना है और ना ही क्योंकि हिफाजती तहवील जो है वो प्रोटेक्टिव कस्टडी का मतलब ये कि अभी आपने कोई भी उनको इवन सस्पेक्ट भी नहीं किया है, सिर्फ आपने एहतियातन उनको जो है वो हिफाजती तहवील में लिया है। हाँ, अगर इसमें बाद में हमें ये पता चला कि कुछ ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जिनके नंबर्स शेयर किए गए थे, उन तक अगर पहुंचा जा चुका है तो ये ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन ये एक उस लिहाज से पॉजिटिव साइन जरूर है, और इसीलिए गालबन जो एक्सपेक्टेड है, जिस तरह इम्तियाज आलम साहब कह रहे थे कि ये जो खबरें आई हैं कि 10-12 लोगों को डिटेन किया गया है जिनका ताल्लुक जैश मोहम्मद से है, और मौलाना मसूद अजहर और उनके भाई को हिफाजती तहवील में लेके नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है, तो इसके जवाब में ये नहीं मुमकिन कि सेक्रेटरी खारजा की जो मुलाकात है वो पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि पोस्टपोन की सूरत में एक डिसअपॉइंटमेंट की फजा बनेगी। तो इसलिए इम्कान इसी चीज का है कि शायद इस डेवलपमेंट के बाद चीज हो जाए। लेकिन अभी जिस तरह शहजाद चौधरी साहब भी कह रहे थे और इम्तियाज साहब भी, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी ये हम नहीं कह सकते कि पठानकोट में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इनका किसी तरह भी कोई ताल्लुक उससे बनता है, या अनटिल अनलेस वो नंबर्स ट्रेस हो गए हों। जो कहा गया था कि ये नंबर्स जो है वो नॉन रजिस्टर्ड सिम से जो है वो दिए गए हैं, तो अभी आपको ये नहीं पता कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या नजरबंद हुए हैं उनका किसी भी तरह से जो है वो ताल्लुक उससे बन रहा है। सिर्फ सस्पिशंस के तौर पे जैश मोहम्मद पर एक तरह की जो ऑलरेडी कलअदम तंजीम है, सवाल यह है कि उसके दफ्तर जो सील किए गए हैं तो दफ्तर खुले हुए कैसे थे अगर एक कलअदम तंजीम है, तो ये एक अलग सवालात है। लेकिन ये पिछली उसके मुकाबले में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, और ये याद रखें कि जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने 2016 को दहशतगर्दी से पाक साल करार दिया है, तो ये सारी डेवलपमेंट उससे है। बिल्कुल
भारत की कोर्ट में है ये गेंद, क्योंकि आज फैसला भारत ने करना है कि मुज़ाकरात होने हैं या नहीं होने। अगर मुज़ाकरात होने की जो है वो ऐलान होता है तो जाहिर है चीजें आगे बढ़ेंगी, अगर नहीं होता तो एक मरतबा फिर सवालात जन्म लेंगे। ठीक, 4 हाँ बाबर सत्तार साहब का जवाब जानेंगे। बाबर सत्तार साहब, इम्तियाज साहब तो कहते हैं मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, मदर साहब कह रहे हैं अभी देखेंगे, इस पर भी कमेंट कीजिएगा और सवाल का जवाब। एक वजाहत में कर दूं कि इन्हें गिरफ्तार किया गया है, तफ्तीश के काफी आगे बढ़ी है, इसीलिए आज ये ऐलान हुआ है। और बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को जियो की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक सील नहीं किया गया। कहा यह जा रहा कि शायद आज इम्तियाज साहब गिरफ्तार सिर्फ उस सूरत में होता है जब FIR कट जाए, वरना नजरबंद ही कहलाता है, गिरफ्तार नहीं हो सकता। चले बाबर सत्तार साहब। ऐसा जी फौरी तौर पे तो गेंद भारत के कोर्ट में ही है। कर देंगे बाबर साहब, ये भी क्लियर कीजिएगा जिस पे इम्तियाज साहब और मजर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। जी मैं गुजारिश करता हूं, इमीडिएटली तो गेंद भारत के कोर्ट में है, क्योंकि सवाल तो ये था कि क्या वो फॉरेन सेक्रेटरी की जो मुलाकात है उसे रोकेंगे या चलने देंगे स्केड्यूल के मुताबिक, उस हद तक उनकी कोर्ट में है। प्रोटेक्टिव कस्टडी इसलिए क्योंकि हमारे आइन के मुताबिक आपने 24 घंटे के अंदर किसी भी मुल्जिम को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और उस वक्त आपको बताना पड़ता है कि क्या जुर्म है जिसके लिए आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, उनका रिमांड लेना चाहते हैं। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है, जाहिर है कोई जो अंदेशा होगा, जो खदशा होगा, जो शक होगा, उसके बेसिस के ऊपर हमारे कानून में, आइन में भी, और उसके बाद जो फिर पिछले साल 2 सालों में एंटी टेररिज्म के हवाले से लेजिस्लेशन आई है, उसमें प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेने की बहुत वसी इख्तियारात है। और हमने देखा है कि कराची में भी प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेते रहे हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर अदालत में पेश करते हैं फर्द जुर्म आयद करने के लिए, या FIR काटी जाती है। सो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जो पाकिस्तान, लेकिन मीडियम टर्म में ताली दोनों हाथ से बजेगी। आयशा देखिए, जब इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उसके फौरन बाद भी लोगों को यहाँ पे नजरबंद किया गया था। जब मुंबई का हमला हुआ था उसके बाद भी नजरबंद किया गया था। इस दफा डिफरेंट है, इस दफा ब्लेम गेम नहीं हुई, किसी ने किसी की कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी और हमने भी उस तरह से लोगों को अरेस्ट नहीं किया। सो अगर नीयत अच्छी के साथ, जिस तरह शुरू में हसन निसार साहब ने कहा था कि अगर नीयतें मुनासिब होंगी तो बात आगे चलेगी, अगर उस तरह से बात आगे बढ़ रही है तो फिर हमें देखना है कि क्या पाकिस्तान इसे अपॉर्चुनिटी को यूज करता है इस तरह से इन कलादम तंजीमों के खिलाफ एक्शन करने के लिए, जिस तरह से TTP और लश्कर जंगवी के खिलाफ हमें नजर आता है कि स्टेट मुनज़्ज़म है और एक्शन कर रही है, या फिर जब तक प्रेशर है ये बात चलेगी और उसके बाद ये छुट जाएंगे जिस तरह पहले भी छुटते रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की साइड पे देखने वाली बात है, लेकिन इमीडिएट टर्म में गेंद मेरा ख्याल है इंडिया के भारत के कोर्ट में है। स्कोर बोर्ड आपके सामने। सबसे कम गुफ्तगू करते हुए हसन निसार साहब ने जवाब दिया, 21 सेकंड लिए सिर्फ। सबसे ज्यादा इम्तियाज आलम साहब ने 2 मिनट 35 सेकंड लिए और गुफ्तगू की हाँ में मुकम्मल तौर पर दिया गया है पांचों पैनलिस्ट की जानिब से, और खास तौर पर दोनों मुल्कों की क़यादत को मुबारकबाद दी गई और नई शुरुआत कहा गया। लेकिन फिर भी आने वाले दिन बताएंगे कि मामलात किस रुख पर आगे बढ़ेंगे। ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की अबतर सूरत हाल पर। आखिर जिम्मेदारी किसी पर डाली भी जा सकती है? जानिए ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। बड़ा कठिन है खिजां के माथे पर दास्ताने गुलाब लिखना। जी हाँ, साईं बिल्कुल सच कहते हैं। 2.5 बरस में वो कर दिया जो कई बरसों में ना हो सका। कराची में उबलते हुए गटर, जगह जगह लगे गंदगी के ढेर, पानी की फटती पाइपलाइनें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ख्वार होते शहरी, ये सब कायम अली शाह की अनथक मेहनत का ही तो नतीजा है। पाकिस्तानी सियासत का कमाल यह है कि मसले को हल करने के बजाय साजिशी थ्योरीज पेश करने को तरजीह दी जाती है। आपने यकीनी तौर पर भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत तो जरूर सुन रखी होगी। कराची का शहरी आलमगीर गटरों के खुले मैन होलों के साथ वजीर आला सिंध की तस्वीर बनाकर साईं सरकार को झंझोड़ने और जगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन थक हार कर अपनी मदद आप के तहत खुद ही गटरों पर ढक्कन लगाने चला गया। मगर साईं सरकार को तो इसमें भी सियासत नजर आती है। दूसरी तरफ कराची के मैंडेट के दावेदार भी सिंध हुकूमत से किसी सूरत पीछे नहीं है। बरस हा बरस से कराची पर हुकूमत करने वाले MQM सियासत से भी कोई ये पूछे कि इसने हुकूमतों में रहने और मुतअद्दिद बार कराची की बागडोर संभालते हुए कराची की आवाम को आखिर दिया क्या है? महरूमियों की सियासत करने वाले असेंबलियों में जाकर क्यों महरूम आवाम को
भूल जाते हैं। आज बल्दियाती निजाम में फतह हासिल करने वाली MQM कराची में इख्तियारात के हुसूल के लिए तो एहतजाज करती नजर आती है, मगर इससे पहले उन्होंने कौमी असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबली में हुकूमतों का हिस्सा रहते हुए कराची के अवाम के लिए सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, सफाई, तालीम और सेहत में क्या कुछ किया और क्या दिया। आज कराची की सबतर सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, यही जानेंगे पैनल से। सवाल इस तरह से है, कराची में बुनियादी अवामी सहूलियात की अबतर सूरत हाल, जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट? जिस जमात को आप जिम्मेदार समझते हैं वो ऑप्शन ले सकते हैं। मजहर अब्बास साहब। देखिए, बुनियादी माफ कीजिएगा, बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। मकामी हुकूमत की जो होती हैं वो भी हमारे यहाँ, आपके यहाँ लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए ही कितने सालों बाद हैं, तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बनती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो KMC जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो बुनियादी पॉलिसीज़ रही हैं बल्दियात की, वो बहुत ज़्यादा नाक़िस रही हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल ने बहुत ज़्यादा, इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। लेकिन ये जो पिछले 1-2 हफ्तों में जिस तरीके से पाइपलाइन ब्लास्ट हुई हैं, जिस तरीके से जगह जगह गटर उबल रहे हैं और ब्लेम गेम चल रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि ये आप एकदम एक थ्योरी दे दी गई कि जी जो गटर लाइंस में जो है वो बोरियां निकली गई हैं, बोरियां निकाली गई हैं, तो क्लैरिटी नहीं आ रही चीज़ों में। ना ब्लेम गेम में जा रहे हैं, ना सिंध हुकूमत जो है इस चीज़ के लिए तैयार है। MQM अपने तौर पे कह रही है कि जी बल्दियाती इलेक्शंस हो गए हैं लेकिन अभी तक आपने ट्रांसफर नहीं की है पावर। तो लगता है ये कि जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है वो, वजीर बल्दियात खुद ही तस्लीम कर रहे हैं कि सीवरेज लाइनों में बोरियां डाली जा रही हैं, क्या इनके शवाहिद भी मिल गए हैं, तो क्या इन साजिशी थ्योरियों में कुछ हकायक हैं? नहीं, मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि डाले जा रहे हैं, साजिश हो रही है, तो वो साजिश को फिर बेनकाब करें, मुल्जिमों को पकड़ें। ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है और कराची में तो ऑपरेशन भी चल रहा है, तो आप उन लोगों को पकड़ के बेनकाब करें ना, सिर्फ ब्लेम गेम में ना जाएं। हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम सिर्फ ब्लेम गेम में चले जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में चीज को सामने नहीं लाते, और जिसकी वजह से एक दूसरे के खिलाफ नफरतें बढ़ रही हैं, सियासत पोलराइज्ड हो रही है, और हो ये रहा है कि अब इख्तियारात की लड़ाई शार्प हो रही है। परसों जो 15 तारीख को जो सिंध असेंबली का इजलास होने वाला है वो खासा हंगामा खेज होगा इस हवाले से। अगर इलेक्शंस रिजर्व सीट्स के नहीं होते और चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और मेयर के इंतखाब नहीं होता, तो ये सूरत हाल किसी भी तरीके से सिंध के लिए नहीं है। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बनती है और वही उसी का काम है उन चीजों का। 8 साल से हुकूमत में है, सूबाई हुकूमत में, जाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है इसमें। बाबर सत्तार साहब, क्या ऑप्शन लेंगे और क्या वाकई इख्तियारात की लड़ाई बहुत तेज हो रही है कराची में? आयशा, बहुत दूर से बैठ के देखिए, मैं तो इतना इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता बिकॉज मैं कराची में नहीं रहता। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप लाहौर से कराची जाएं, आप इस्लामाबाद से कराची जाएं, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। जो जितना बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको लगता है कि आप किसी और मुल्क में आ गए हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे वसाइल के ऊपर पंजाब काबिज़ है, इस वजह से ये सूरत हाल है। जाहिर है वहाँ की जो एलोकेशंस हैं, और ये तो प्रोविंशियल डोमेन में चीज़ें आती हैं, वहाँ पे क्यों नहीं काम हो रहा। और इसमें मुझे तो दोनों की जिम्मेदारी लगती है। देखिए, PPP का जो तर्ज हुकूमत है, इसमें कोई किसी अच्छी चीज़ की तो अभी तक खबर आई नहीं पिछले 2-2.5 साल में, और उससे पहले पिछले 5 साल में जब से वो हुकूमत में है। और इसी तरह से गवर्नेंस का हाल, बेशक आप रूरल सिंध की देख लें, बच्चों की अमवात हों या कराची के हॉस्पिटल्स के हालात हों, वो सारों के सारा हालात ही ख़राब है। लेकिन MQM भी प्रिटी मच 1999 या 2000 से हुकूमत के अंदर है कंसिस्टेंटली। तो अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे 2-2.5 साल को निकाल दीजिए, उससे पहले भी हुकूमतों ने बनाया होता तो वो 2 साल में नहीं खत्म हो जाना था। सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता, बाकी ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों पार्टीज कंसिस्टेंटली वहां से लोगों को रिप्रेजेंट भी करती हैं, वहां की हुकूमत भी करती हैं, और दोनों ही जिम्मेदार हैं। ठीक, दोनों पार्टियों को ऑप्शन ले रहे हैं बाबर सत्तार साहब। और अगर आसफा भुट्टो जरदारी की बिल्लियों का इलाज तरजीह हो तो फिर जाहिर बात है थर के आवाम को कौन पूछे, और कराची के महरूम लोगों को। इम्तियाज आलम साहब, क्या ऑप्शन ले रहे हैं? बिल्लियों को बीच में क्यों ला रही हो? बिल्लियों से आकर भी यहाँ बिल्लियों का हमारे घर में बिल्लियों से बड़ी मोहब्बत होती है। तरजीह मिलनी चाहिए ना। वो ये है कि मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ कोई अर्बन प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट की कोई इदारा नहीं है, ये पढ़ाया भी नहीं जाता मजमून।
2-3 बच्चे PhD करके आए थे, वो बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने दरखास्तें दी, वापस चले गए। कराची पे काफ़ी लोगों ने काम किया है और ख़ास तौर पे कराची की इंटेलिजेंशिया और जो एकेडेमिया है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कराची पे। मेरा ख्याल था कि शायद नहीं हुआ, लेकिन मैं जब पिछली बार गया तो मैंने जो रिपोर्ट्स देखी, जो काम किया लोगों ने, बड़ा शानदार काम किया। लेकिन ये जो लोग कराची में हुक्मरानी कर रहे हैं, ये सिंधी वडेरे, ये इन्हें कोई कॉस्मोपॉलिटन शहर का तस्वर नहीं है, हमारे यहाँ वैसे भी तस्वर नहीं है। अब लाहौर में आप देखें, बहुत लाहौर की आला तरीन सड़कों को उखाड़ के दोबारा बनाया जा रहा है, उन्हें सिग्नल फ्री किया जा रहा है, लेकिन सीवरेज का निज़ाम नहीं है पूरे लाहौर में। जो ब्रिटिश पीरियड में था वो भी खत्म हो गया। कराची अब 2 करोड़ 20 लाख का है। उसकी सिंध असेंबली में बैठे सबको इस बात का जरूर ख्याल है कि वहाँ ब्यूटी पार्लर जरूर। मैं बता रहा हूँ आपको कि सिंध में जो सिंधी फ्यूडल है वो ना अपने अंदरूनी शहर के शहरों को डेवलप होने देता है, वो वहाँ से किसानों को लूट लाट के पैसा लाता है कराची में, वहीं पे बंगला बनाता है, वहीं पे मुजरा करता है, वहीं पे घर बनाता है, सारे काम वहीं पे करता है। लिहाजा आप देखेंगे कि सिंधी शहर भी तरक्की नहीं कर रहे हैं और ये फ्यूडल लॉर्ड जो बैठे हैं आके कराची में, ये भी कोई वहाँ डेवलपमेंट का तस्वर नहीं है। बीबी के यहाँ एक था तस्वर कि मैं कराची वाली हूँ, तो आप देखेंगे शी हैड ए पैशन फॉर कराची। लेकिन अब लगता ये है कि लोग बिल्कुल एमक्यूएम का कोई रोल नहीं समझते। एमक्यूएम जो है वो पावर में इंटरेस्टेड होती है, किस तरह लोकल पुलिस में बंदे शामिल करने हैं, किस तरह म्यूनिसिपल कमेटी में अपने बंदे लगा रहे हैं, यही तो इदारे बनने हैं। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, ये जो मामला है एमक्यूएम का जोर भी पावर स्ट्रक्चर पर आया। हालांकि उनके मेयर ने अच्छा काम किया था, उसकी अच्छी खबरें रिपोर्ट्स थी कराची के हवाले से, लेकिन जो कराची की अभी आप देखिए, मुझे याद है 60s का 70s का कराची, दोनों सियासी जमातों की तरजीह इदारे बनाना नहीं, खुद को मजबूत करना पहले। मैं समझता हूँ कि ये एमक्यूएम का ये तस्वर है। और ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि पीपल्स पार्टी की कोई अच्छी खबर नहीं आती। बाद लोग ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी से चिड़े हुए हैं कि उन्हें कभी खबर अच्छी आएगी भी नहीं, हालांकि पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे काम भी किए। हमें इस तरह एक तरफा राय नहीं देनी चाहिए। जैसे 18वीं तरमीम है, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वेरी क्रिएटिव स्कीम विच इज़ वेरी सक्सेसफुल। तो मसला ये है कि जब, लेकिन जो क्रिटिसिज्म है मैं समझता हूँ वो ये है कि सिंधी फ्यूडल कराची कॉस्मोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को लीड नहीं कर सकता, और एमक्यूएम जो है वो पावर में इंटरेस्टेड है, वो सिविक सर्विसेज में इंटरेस्टेड नहीं है। ऑप्शन क्या लेंगे? दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इम्तियाज साहब दोनों ऑप्शन ले रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन साथ ये भी बता दें कि गुज़िश्ता 10 मैं तो और बात कह रहा था, आपके ऑप्शन में नहीं है। मैं कहता हूं कि सिंधी फ्यूडल जो है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को नहीं चला सकता। आप ठीक कह रहे हैं, मैं अपने सवाल आउट ऑफ टच है हिस्ट्री के साथ। है तो दोनों सियासी जमातें हैं ना, उनके अंदर जो लोग शामिल है उन सियासी जमातों। मैं तो क्लास की बात कर रहा हूँ, आप पार्टी के चक्कर फंसा रही है। मैं कह रहा हूँ कोई सिंधी फ्यूडल, पीर बगाड़ा को ले आओ, ये जो नया इताद बनाने जा रहे हैं उन्हें ले आओ, वो और भी खराब करेंगे। हुकूमत तो कोई जमात चला रही है ना, ये दे आर इंटरेस्टेड, इदारे तो कोई जमात चलाएगी। ये रेट लेने वाले लोग हैं, ठेका ले लो, फलां ले लो, यहाँ से काट लो, वहां से लगा लो, ये काम। सपोर्ट अगर कोई ठेका किसी को दे भी रहा है तो वो जिले इदारे देते होंगे, हुकूमत देती होगी ना। आप कोई ऑप्शन नहीं लेना चाह रहे क्या? मैं कह रहा हूँ कि ये सिंधी फ्यूडल से लाहौर कराची वाले इकट्ठे हो, उनसे जान छुड़ाए सिंधी फ्यूडल से। सर तो पूरे सिंध को भी इकट्ठा होना चाहिए, सिर्फ कराची वाले क्यों? आप कोई ऑप्शन नहीं ले रहा है? किस बारे में? पीपीपी जिम्मेदार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। इम्तियाज आलम साहब ने ऑप्शन लिया है, वापस आएंगे और आगे बढ़ेंगे। शहजाद चौधरी, हसन निसार साहब का ऑप्शन लेंगे, उनसे भी सवाल का जवाब जानेंगे। लेकिन इससे पहले जाते बता दें कि 10 साल पहले जहां 30,000 ट्रांसपोर्ट मौजूद था कराची में आवाम की सहूलत के लिए, वो कम होकर 30 से 15,000 तक रह गया। ये काम किया गया दोनों जमातों की जानिब से, कराची और सिंध चलाने वालों की जानिब से। मजीद गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद। कराची में बुनियादी अवामी सहूलियात की अबतर सूरत हाल, जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। 2 पैनलिस्ट ने पीपल्स पार्टी का नाम लिया है और सत्तार साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों का नाम लिया है। शहजाद चौधरी साहब। देखिए जी आयशा, लोकल बॉडीज के इलेक्शन तो अभी हुए हैं, ना उनका रूल ऑफ बिजनेस बने हैं, ना उनके अपने इदारे मुकम्मल हैं, ना मेयर के इंतखाबात हो रहे हैं, और ना ही कोई एलोकेशन ऐसी की गई है जो कि इन लोकल बॉडीज़ को रन करने के लिए ज़रूरी होती है। रिसोर्सेज एलोकेशन कोई नहीं हुई है। तो ये सारे का सारा कंट्रोल केएमसी के पास या एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास था। वो एडमिनिस्ट्रेटर्स पीपल्स पार्टी ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने या डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपॉइंट किए थे। तो अगर ये मामला है तो फिर तो जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर उन लोगों की है जिनके हाथ में रिसोर्सेज भी हैं, जिनके हाथ में जिन लोगों ने लोग भी अपॉइंट किए। अब वो मैं बातें जो हुई हैं अब तक, मैं बाबर सत्तार साहब की बात से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ। पीपल्स पार्टी अगर कभी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान दे लेती तो इसकी शायद वो हालत ना होती जो कि आज पंजाब में नज़र आती है।
ये कहने के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, जैसा भी उनके लिए खुशकिस्मती है, बाकियों के लिए शायद ना हो, लेकिन वो वापस पावर में आएगी। अब ये जो मसला है, ये जो इम्तियाज आलम साहब कह रहे हैं, ये उस डायनामिक का हिस्सा है कि ये जो वहाँ के सरदार और जो वहाँ पे बाकी लोग जिस किस्म का जो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, और जो वहाँ का हारी है जिसको मार दिया गया है, जिसको BISP के साथ लगा दिया गया है, बदकिस्मती से वो उससे निकल नहीं पाता। तो इसलिए BISP रिसीव करने वाले पाकिस्तान में लोग बढ़ते जा रहे हैं, जो उनको कंट्रोल करने वाले और उनको BISP देने वाले लोग जो हैं वो हमेशा डोमिनेट करते हैं। तो ये मसला है पाकिस्तान का, लेकिन मामलात आपकी शक्ल नजर को जो मैं समझने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जिम्मेदारी आती है। हसन निसार साहब, सबसे पहले तो जी बाबर सत्तार साहब ने लाहौर का हवाला दिया है, तो गुजारिश मेरी ये है कि जब आइंदा तशरीफ लाएं तो मैं उन्हें खुफिया और असली लाहौर दिखाऊंगा। अब अगली बात कि ये जो बोरियों की साजिश का जिक्र हुआ है अभी, तो इससे ज्यादा बड़ी और भयानक, गलीज और मकरूज साजिश है बल्दियाती इख्तियारात पे डाका डालना। सो जैसे कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है, तो साजिश साजिश को खींचती है, गंदगी गंदगी को जन्म देती है। अब जहां तक ताल्लुक है इस बात का कौन जिम्मेदार है, तो तीन लोग मेरे नजदीक, बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी, जुज़वी तौर पे MQM, और खुद कराची के अवाम को भी आप अगर बरियुज़्ज़मा, हम उनको कभी पार्टी समझते ही नहीं, उनको भी बरियुज़्ज़मा करार देना मुनासिब नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की अबतरी और तबाही में सब हिस्सेदार हैं। ठीक, दोनों कोई कम है, कोई ज्यादा है। आप पीपल्स जी, पार्टी, डेफिनेटली MQM और अवाम सबको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिल्कुल 100%। मेरे मुलाजिम अगर मेरा घर उजाड़ना शुरू कर दें और मैं बैठा रहूं, तो आई एम टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। मुझे शर्म आनी चाहिए। समझते हैं ये मुलाजिम है जिनको ये है। अवाम सिर्फ 5 लाख आदमी अगर जूते पकड़ के इकट्ठा, तो ये सारा कुछ भूल जाए इनको। ठीक, ये बेहिसी तारी है एक। अदरवाइज ये देखें 2 करोड़ की, ये कितना इम्तियाज आलम साहब को फिगर उन्होंने मेंशन किया है कराची का। ओ भाई 5 लाख बंदा सड़क पे, तुमने मजाक, ये हम देवता समझते हैं इनको। ये मुलाजमीन है, ये चाकर है अवाम के। अवाम अगर इनको चाहें, इनकी क्या मजाल है, ठीक, हिला जाता नहीं इनसे। लेकिन एक काम है, साईं का एक बहुत बड़ा कमाल है कि उन्होंने आपको शायरी की तरफ माइल कर दिया है, मैंने गौर किया है। स्कोर बोर्ड आपके सामने है। 3 पैनलिस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑप्शन चूज कर रहे हैं। बाबर सत्तार साहब दोनों जमातों का ऑप्शन ले रहे हैं, और हसन निसार साहब साथ अवाम को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अवाम सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। साहब ने शायरी पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। सियासी मैशत अच्छी बयान की है, मजेदार थी। आगे बढ़ेंगे अपने आखिरी सवाल की जानिब। मामला है वजीर आजम नवाज शरीफ पार्लियामेंट आने का, असेंबली को वक्त देने का। नवाज शरीफ ना पार्लियामेंट आते हैं, ना ही इसको अहमियत देते हैं। ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है। अगर कल कुछ होता है तो जिम्मेदार वजीर आजम खुद होंगे। इन ख्यालात का इजहार कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह की जानिब से किया गया। जमहूरियत अवाम की ख्वाहिश का नाम है और पार्लियामेंट इसी ख्वाहिश का आईना है, क्योंकि पार्लियामेंट अवाम की ताकत से वजूद में आती है। जमहूरियत वन मैन शो नहीं बल्कि कसरत राय का नाम है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बिल ऐवान में पेश किया गया, जिसमें वजीर आजम को ऐवान में हर बुध को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के 3, यानी जब भी सेशन शुरू होगा उसके बुध को 3 सवालों के जवाब देने का पाबंद करने का कहा गया। लेकिन हुकूमत ने इस बिल को मंजूर नहीं होने दिया। यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट के सरबराह 6 जून 2013 से लेकर अब तक 20% हिस्सा ऐवान को दे चुके हैं, जबकि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की अगर कारकर्दगी पर बात की जाए, उंगली उठाई जा सकती है, तो उनकी जानिब से कौमी असेंबली में अपनी मौजूदगी को कायम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। 90% से ज्यादा उनकी हाजिरी रही और ऐवान में अंदर वो मौजूद रहे। इसी मामले पर सवाल रखेंगे कि 2.5 साल का अरसा गुजर गया और वजीर आजम नवाज शरीफ सिर्फ 20% वक्त दे सके, 20% हाजिरी यकीनी बना सके। उसमें से भी ज्यादा वक्त वो है जो कि धरने का दौरानिया है। सवाल यह है, निस्फ मुद्दत मुकम्मल, क्या वजीर आजम खुद पार्लियामेंट जैसे सबसे अहम जमहूरी इदारे को अहमियत नहीं देते? हाँ या नहीं में से एक ऑप्शन लेंगे। अगर आप समझते हैं कि वो खुद अहमियत नहीं देते तो हाँ का ऑप्शन, और अगर आप समझते हैं कि अहमियत देते हैं तो नहीं का ऑप्शन। इम्तियाज आलम साहब। जरूरत पड़ती है तो देते हैं, बाहर दबाव गली में बढ़ जाए तो देते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती तो नहीं देते।
मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब को तवज्जो देनी चाहिए पार्लियामेंट की तरफ। ये पार्लियामेंट थी जिन्होंने उनके खिलाफ एक कू की जो कोशिश थी उसे नाकाम बनाया, बैक्ड बाय स्टेट्स। और अगर पार्लियामेंट इकट्ठी ना होती तो शायद मियाँ साहब की हुकूमत ना होती। ये दुरुस्त है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की हाजिरी जो है बहुत हौसला अफजा है, लेकिन इमरान खान और मियाँ नवाज शरीफ इनकी शिरकत बहुत ना होने के बराबर है। और जमहूरियत में पार्लियामेंट को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि जब लोकसभा का इजलास हो रहा था, मैं साफी से पूछता हूँ यार आप क्यों इतनी संजीदगी से ले रहे हैं इसे। वो कहते हैं कि वो हम पार्लियामेंट के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। मेरी ब्यूरोक्रेट से बात हुई कि जब सवाल होता है और उसे जवाब देना पड़ता है, ब्यूरोक्रेट्स के होश उड़े होते हैं, उसमें सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, ये नहीं कि कुछ मुकद्दस गाय हैं। तो पार्लियामेंट को अपना मनवाना चाहिए। आप एक और बात मैं करना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे कि 70 की पार्लियामेंट, उसकी लेवल ऑफ प्रोसीडिंग्स देख लें जब भुट्टो साहब वजीर आजम थे, अब आप देखें तो आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंटेरियन ट्रेडिशन को मजबूत करना चाहिए और पार्लियामेंट की सुपरमेसी को आप पार्लियामेंट को अहमियत दे के बढ़ा सकते हैं और अच्छी गवर्नेंस से बढ़ा सकते हैं। बरतानवी वजीर आजम कितना जाते हैं, अच्छा सवाल उठाया खुर्शीद शाह ने, वो हर सेशन में जाना पड़ता है उन्हें। इम्तियाज साहब, हाँ का ऑप्शन लेने के वजीर आजम अहमियत देते हैं पार्लियामेंट को? मैं खैर नहीं देते। हाँ। एक मैं टीम से कहूंगी कि ये नहीं का लफ्ज निकाल दे सवाल में से, क्योंकि नहीं के लफ्ज से कंफ्यूजन पैदा होगा। अहम जमहूरी इदारे को अहमियत देते हैं, अगर देते हैं तो हाँ का ऑप्शन होगा, नहीं देते तो नहीं का। हसन निसार साहब। तो फिर तो मेरा सवाल उल्टा कर दिया। नहीं सर, मैंने अब यही लिखा है कि अहमियत नहीं देते, आप हसन साहब जी। अच्छा, आप फारिग हो लिया इम्तियाज आलम साहब से? जी जी सर। अच्छा, आप इतने अजीब अजीब सवाल करती हैं, मुझे तो मजे का खेज लगते हैं। लेकिन इस मुल्क में वापडा है, बिजली नहीं है, पुलिस है, अमन अमान नहीं है, कचहरी है, इंसाफ नहीं है, स्टील मिल है, मुनाफा नहीं है, अस्पताल है, इलाज नहीं है, वगैरह वगैरह, बड़ी लंबी फहरिस्त है। सो अगर पार्लियामेंट है और उसकी इज्जत और अहमियत नहीं है तो भाई ये आपका गवर्नेंस का, आपका पॉलिटिकल कल्चर है। वजीर आजम का मेरे नजदीक रवैया 100% मुनासिब है और इस पार्लियामेंट के शायान शान है। क्योंकि अभी आप बात कर रही थी फर्द वाहिद नहीं होता, फर्द वाहिद ही होता है और क्या होता है। वैसे हसन साहब, आपके ख्यालात माजरत के साथ के टोकरी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के हाफिज अब्दुल्ला ने जो कुछ सेनेट में कहा ना, कुछ आपने उसी किस्म की गुफ्तगू कर दी है इस वक्त। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सेंसिबल बात यही है, हकीकत यही है, ग्राउंड रियलिटी यही है। नून लीग का हर बंदा नवाज शरीफ के सदके, एक चंद एक्सेप्शन छोड़ के, पहले वो बीबी तेरे बाल खड़ावा बीबी दे, ये मेंटालिटी है। ये चंद लोगों के मरहूने मन्नत हैं, इनमें से किसी की औकात है पीटीआई वाले सिवाय जहांगीर तरीन या एक आध कोई और के? इट्स इमरान खान जिसको वो सेल कर रहे हैं, उधर नवाज शरीफ एक बंदा, उधर वो पीपल्स पार्टी की है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो खुरती गई, जब तक बेनजीर के बाद ये आसफ जरदारी साहब आए, वो पिघलना शुरू हो गई, अब सिमटना शुरू हो गई है। आइंदा देखे क्या होता है। बट अगेन इट इज जस्ट वन फैमिली। सो ये आप कैसी बात करते हो लॉजिकल कि ये तो अफराद की बात नहीं है, वो अफराद ही की तो बात है। नवाज शरीफ को नहीं पता कि जो बैठे हैं मेरे भंपू, इनकी औकात क्या है। दे आर देयर ओनली बिकॉज़ ऑफ मी। अब आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, वो अहमियत देते हैं, नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, नहीं। बहुत अच्छा करते हैं, नहीं देते, ठीक है। जैसा मुंह वैसी चपेड़। मजहर अब्बास साहब, पार्लियामेंट में जान हो तो ये मुमकिन है? चले, सही है। मजहर साहब, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो देते हैं, बिल्कुल नहीं देते। देखिए, एक टर्म बहुत हम यूज करते हैं, पिछले चंद सालों में खासतौर पे यूज हुई, मिसिंग पर्सन्स। तो ये मिसिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं और इनकी एक फहरिस्त आवेजा होनी चाहिए। और वैसे आईनी पार्लियामेंट के रूल्स के तहत भी अगर कोई 3 कंसेक्यूटिव इजलास में नहीं आए तो टेक्निकली उसकी मेंबरशिप खत्म हो जानी चाहिए। तो उस लिहाज से तो मियाँ साहब की मेंबरशिप खत्म हो जानी चाहिए अगर वो 3 कंसेक्यूटिव इजलासों में नहीं आते हैं। इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं होता, जहां तक मैं जानता हूं इसमें इस्तिस्ना नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो आते भी हैं उनकी भी पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर है, लिहाजा उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं इसको भी कंडीशनल होना चाहिए। कितनी पार्टिसिपेशन कितने मेंबरान की रही है, कितने लोग कितनी मरतबा, बहुत से लोग दस्तखत करके चले जाते हैं सिर्फ अलाउंस लेने के लिए।
तो बेसिकली जो, और लेकिन वजीर आजम लीड करते हैं, और वजीर आजम अगर पार्लियामेंट में जाए तो पार्लियामेंट भरी हुई नजर आती है, कम से कम ट्रेजरी बेंचेस ज्यादा के ज्यादा तादाद में आएंगी। एक बार स्टेज आई थी कि जहां स्पीकर्स ने, कम से कम चेयरमैन सेनेट ने इस चीज का नोटिस लिया। स्पीकर चूंकि रूलिंग पार्टी का होता है तो बदकिस्मती उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं, वो इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो पाता। ये कहते हुए भी कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, वो नहीं होता। लेकिन अगर स्पीकर चाहे तो स्पीकर इंश्योर कर सकता है, पार्लियामेंट की हाजिरी भी इंश्योर कर सकता है, वजीर आजम की प्रेजेंस भी इंश्योर कर सकता है, और इस तरीके से चीजें करने की जरूरत है। लिहाजा अनफॉर्चुनेटली वजीर आजम इस पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते। पिछली भी जो पार्लियामेंट थी उसमें मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर बैठना ही नहीं चाहते थे पार्लियामेंट के अंदर। यही इमरान खान भी कर रहे हैं। सर इमरान खान को तो बाद में कहना, सर इमरान खान को तो बाद में कहना, आप कह रहे हैं अहमियत नहीं देते हैं वो, तो इमरान खान को बाद में कहें जब वजीर आजम खुद आ रहे हो। ऑपोजिशन को क्या कहा जाए? नहीं वही मैं कह रहा हूं कि इमरान खान को ऑपोजिशन तो ज्यादा यूज करना चाहिए। इमरान खान अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें तो चीजें बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं, क्योंकि वो एक मेजर पार्टीज के हैं उसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मिसिंग पार्लियामेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। ऑप्शन पार्लियामेंटेरियंस की, मिसिंग पार्लियामेंटेरियंस की। मजहर साहब ऑप्शन, मैंने ऑप्शन कहा ना, नहीं लेते अहमियत नहीं देते। ठीक है, बाबर सत्तार साहब। जी नहीं देते, और पार्टली इसलिए नहीं देते क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग का जो मैकेनिज्म है वो यही है कि वो खुद और दो चार लोगों से मशवरा करते हैं। लेकिन मैं हसन साहब की बात से एग्री करता हूं। देखिए, जो भी पावर में आता है हम उसे खुदा बना लेते हैं, और हमारी जुबान कांपती है फिर उसके सामने सही बात करते हुए भी। तो जब आप खुदा बना लेंगे तो जो बंदा खुदा बन जाएगा वो क्यों आके आपकी बात सुनेगा? और ये इनके ऊपर भी फिट होता है, ये इमरान खान साहब के ऊपर भी फिट होता है, और अगर जरदारी साहब कहीं प्राइम मिनिस्टर होते तो वो भी ना आते। तो ये तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को हेड करते हैं, उनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि वो मज़ारों की तरह ट्रीट करते हैं और बाकी मज़ारों की तरह ट्रीट होते हैं। तो जब तक ये रवैये नहीं तब्दील होंगे, ना लीडर तब्दील होंगे और ना पार्लियामेंट के हालात तब्दील होंगे, और ये रूल्स को चेंज करने से मेरा नहीं ख्याल कि ये बात बनेगी। ठीक, शहजाद चौधरी साहब। हाँ जी, मैं समझता हूँ कि वो नहीं देते, और उसकी वजह मेरे ख्याल में तकरीबन हसन निसार साहब ने आपके सामने बयान कर दी है। पीपल्स पार्टी का जिक्र हुआ कि उनके ज़माने में जो उनके वज़ीर आज़म थे वो बहुत ज़्यादा आते थे। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी बकाए बाहमी में यकीन रखती है। तो उनको जब मसला पड़ा, जब उनको ज़रूरत पड़ी और उनको 5 साल यही खौफ रहा, तो वो उन्होंने सब लोगों की मौजूदगी में अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर स्ट्रेंथ महसूस की, और उसके बाद पार्लियामेंट जो है उसके अंदर उनकी शमूलियत या उसके अंदर हाजिरी रही। देखिए, सेनेट साथ है बिल्कुल नेशनल असेंबली के। सेनेट की एक्टिविटी देख लीजिए आजकल किस तरह जनरेट हो रही है। वहां पे भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं जाते, वहां पे भी वुज़रा के ना जाने का मसला रहता है, लेकिन किस नौयत की वहां पे काम हो रहा है। रजा रबानी साहब की ड्राइव, डिटर्मिनिज्म और उसकी जो पूरी डिटर्मिनेशन है टू गेट समथिंग डन, ये कमाल का उसका काम है उस शख्स का। तो मेरा ख्याल है कि अदारे अपनी हैसियत खुद मनवाते हैं। यहाँ पर तो 16 बंदे 18 बंदे बैठे होंगे, और वो जितनी बातें हुई हैं दुरुस्त हैं। नेशनल असेंबली वाले तो बजट के अंदर कभी तकरीर नहीं करते। मनी बिल इनका सबसे स्ट्रांग हाथ होता है इनके हाथ में किसी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का। तो उसके ऊपर तकरीर ही कोई नहीं करता, बात ही कोई नहीं करते, अपने मामलात लेके मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू शुरू कर देते। तो जहाँ पर इस किस्म का एक जी मैं समझ रहा हूँ जिस किस्म का एक लेस देन सेंसिबल अप्रोच होती है, तो वहां पर उस इदारे की कदर कम होती रहती है, और उसके हिसाब से फिर लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो जी मैंने एग्री करता हूँ, मैंने अपने आपके सवाल का जवाब दे दिया। पैनल की इस वक्त जवाब आप देख सकते हैं, स्कोर बोर्ड आपके सामने है। मुकम्मल तौर पर नहीं का ऑप्शन लिया गया है तमाम पैनलिस्ट की जानिब से कि वजीर आजम पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते हैं। प्रोग्राम के आखिर में जाते जाते आपसे खबर भी शेयर करेंगे। एआर न्यूज इस्लामाबाद के दफ्तर पर क्रैकर धमाका किया गया है, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में, हालिया कुछ अरसे में हमने पैदर पे ऐसे वाकयात देखे जहां मीडिया के इदारों को निशाना बनाया गया, दफातर पर हमला किया गया, DSNGs को निशाना बनाया गया। तो हुकूमत से जरूर सवाल है कि वो इनके पीछे मौजूद लोगों को बेनकाब करे, मुजरिमों को सामने लाए। आखिर क्यों ये वाकयात हो रहे हैं, क्यों मीडिया को, सहाफियों को निशाना बनाया जाता है? बतौर सहाफी प्लेटफॉर्म से हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। एयरवेयर न्यूज इस्लामाबाद के दफ्तर पर होने वाले हमले की, और हुकूमत से जरूर सवाल है कि वो इसके पीछे मौजूद लोगों को, अनासिर को बेनकाब करे और सामने लाए। आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक आप हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।